भैरवगढ़ राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव की एक हवेली में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने गांव के सबसे साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। करीब 30 साल पहले गांव के 4 दोस्त रात के समय गांव के चौक पर बैठे बातें कर रहे थे। यार, आज रात कहीं घूमने चलते हैं। हमारे इस छोटे से गांव में घूमने जाएंगे भी तो कहाँ, काली हवेली चलते हैं। ये सुनते ही उसके तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या काली हवेली? तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है रात को वहाँ काशीर मारू घूमते हैं। जो एक बार उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं काशीर मारू उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। सारी जिंदगी इसी हवेली की और काशीर मारू की कहानियां सुनते आया हूँ। आज देखता हूँ आखिर अंदर है क्या। मत जा मोहन, रात हो चुकी है। मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं, मैं किसी काशीर मारू से नहीं डरता। इतना कहकर मोहन एक लालटेन उठाकर अकेला काली हवेली की तरफ चल पड़ा। काशीर मारू ले जाएंगे। पता नहीं हमारे गांव में सारे डरपोक लोग क्यों भरे पड़े हैं। कल सुबह सबके सामने खड़ा होकर बताऊंगा कि इस हवेली में कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर बाद मोहन काली हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। सालों से उस दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था। कहाँ है काशीर मारू? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। मोहन ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर मार दिया। फिर एक और वार और चौथे वार के साथ ही पुराना ताला जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मोहन ने हवेली का दरवाजा खोला, पूरे गांव का मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काले बादलों से भर गया और ऐसा लगा जैसे सालों से उस हवेली के अंदर कैद कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। मोहन धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हे भगवान, ये हवेली तो काफी डरावनी लग रही है। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसे एक साथ दर्जनों लोगों की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर मोहन एकदम चौंक पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? वो घबराकर भागते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उसी पल धड़ाम हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं! अब उसे वो आवाजें पहले से भी ज्यादा करीब सुनाई देने लगी। मोहन एक झटके से पीछे मुड़ा। उसे अंधेरे में संदूक लिए 4 शख्स अपनी ओर आते दिखाई दिए। उस रात पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं सोया, लेकिन कोई भी मोहन को बचाने नहीं गया, क्योंकि गांव वाले जानते थे जो भी रात में उस हवेली के अंदर जाता है उसे बचाने वाला भी कभी वापस नहीं लौटता। अगली सुबह पूरा गांव हिम्मत करके काली हवेली पहुंचा। उन्होंने मोहन को रहस्यमयी परिस्थितियों में पाया। मोहन मुख्य हॉल के बीचों बीच पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें डर से खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जैसे इंसान देखने के लिए बना ही नहीं।
हे भगवान। रुको, इसके हाथ में कुछ है। जब उसकी मुट्ठी पूरी खुली तो उसकी हथेली के बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी रखी थी। ये चाबी किस चीज की है? पूरे गांव ने काली हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दरवाजा नहीं मिला जिसमें वो चाबी लगती। 100 साल बाद अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। उस कोहरे के बीच आरव अकेला खड़ा था। कोई है? क्या यहाँ कोई है? उसने धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके सवाल का कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन तभी उसे घुंघरू की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? वो खुद को वहां पाकर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि कोई विशालकाय चीज उड़ती हुई उसी की तरफ आ रही है। पास आने पर पता चला कि वो सैकड़ों विशालकाय चमगादड़ थे। बचाओ! आरव बुरी तरह घबराकर भागने लगा और सारे चमगादड़ उसका पीछा करने लगे। आरव ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। चमगादड़ अब उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी आरव का पैर किसी चीज से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने नीचे देखा तो उसके सामने एक बहुत पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर से रहस्यमयी रोशनी बाहर निकल रही थी। आरव हैरानी से उस संदूक को देखे ही जा रहा था। तभी अरे ओ आरव, उठ जा यार, तेरे बॉस का फोन आ रहा है। कब से बज रहा है? आरव आंखें मलते हुए नींद से जागा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर उसके बॉस का नाम चमक रहा था। हेलो सर। आरव, आखिरकार फोन उठा ही लिया तुमने। ऑफिस तुरंत पहुंचो, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी असाइनमेंट है। जी सर, मैं अभी पहुंचता हूं। आरव अपने रूम पार्टनर अभिषेक के साथ मुंबई में रहता था। दोनों एक ही लोकल अखबार कंपनी में काम करते थे। जल्दी जल्दी दोनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। यार, बस आज लेट ना हो जाए। बॉस पहले से ही मुझसे नाराज चल रहे हैं। शुक्र मना मैंने समय पर उठा दिया, वरना आज तो तेरी नौकरी गई थी। कुछ ही देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। आरव अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि ऑफिस के इंटरकॉम की घंटी बज उठी। आरव, सर ने तुरंत कैबिन में बुलाया है। आरव बिना देरी किए बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ गया। आरव, इस बार हमें ऐसी खबर चाहिए जो पूरे देश में चर्चा बन जाए। अब जी सर, बताइए कहाँ जाना है? भैरवगढ़ नाम का एक गांव है, वहाँ एक काली हवेली है। लोग कहते हैं उस हवेली के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। तुम वहां जाओ, पूरी रिपोर्ट बनाओ। अगर इस हवेली का सच दुनिया के सामने आ गया तो तुम्हारा प्रमोशन भी पक्का और अखबार की पहचान भी। प्रमोशन का नाम सुनते ही आरव मुस्कुरा दिया। आप चिंता मत कीजिए सर, कल सुबह ही भैरवगढ़ के लिए निकलता हूं। अगली सुबह आरव बस में बैठ चुका था। रास्ते भर वो अपने मोबाइल पर काली हवेली की कहानियां पढ़ता रहा। लगता है फिर किसी गांव ने भूतिया कहानी बना रखी है। आरव 10 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरा। उसके सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था भैरवगढ़। जैसे ही आरव ने गांव के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अलग है। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। इतनी शाम भी नहीं हुई
फिर भी पूरा गांव खाली कैसे है? तभी उसे कुछ दूर पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा दिखाई देता है। अब नमस्ते काका, क्या आप बता सकते हो काली हवेली किधर पड़ेगी? बूढ़े ने आरब की आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे वहां से चला गया। हैं? अजीब आदमी है। उसी समय गांव के 3 आदमी आरब के पास आए। बेटा, तुम बाहर से आए हो, इसलिए एक बात याद रखना। अब जी? सूरज ढलने के बाद काली हवेली के पास भी मत जाना, क्यों? क्योंकि रात होते ही उस हवेली में कुछ जाग जाता है। मैं पत्रकार हूँ, भूतिया कहानी नहीं, काली हवेली का सच जानने आया हूँ। वैसे यहाँ कुछ दिन रुकने की जगह मिल जाएगी? गांव का एक आदमी जिसका नाम रमेश था, वो मुस्कुराकर बोला, अरे बेटा, आप हमारे मेहमान हो, किराए की क्या बात करते हो? जब तक चाहो हमारे घर रहो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश आरब को अपने घर ले आया। अजी, सुनती हो? जी आई। दमयंती कमरे से बाहर आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओ जी, ये शहर वाले बाबू कौन है? पत्रकार है, काली हवेली पर रिपोर्ट बनाने आए हैं। क्या कहा? काली हवेली पर रिपोर्ट? तभी वहां एक और लड़की आई। भला कौन उस मनहूस हवेली पर रिपोर्ट बनाना चाहेगा? ये मेरी बेटी है इशिता। नमस्ते। इशिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ आरव को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आरव समझ नहीं पाया। बेटा, इन्हें ऊपर वाला कमरा दिखा दो। इशिता आरव को ऊपर कमरे की तरफ ले गई। तुम सच में उस हवेली का सच जानना चाहते हो? हाँ, क्योंकि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। या फिर कोई ऐसा सच जिसे कभी सामने नहीं आना चाहिए? कुछ पल दोनों चुप रहे। अगर तुम मुझे हवेली तक ले जाओ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दिन में या रात में? रात में। इशिता कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो आज रात 12 बजे तैयार रहना। मतलब तुम चलोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, बताओ। माँ और पिताजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, डन। इतना कहकर इशिता कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर आरव को देखा, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज की रात सब कुछ बदलने वाला है। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आरब, चलो, समय हो गया है। आरब ने कैमरा, टॉर्च और अपना बैग उठाया। दोनों बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गए। पूरे रास्ते इशिता एक शब्द भी नहीं बोल पाई। जितना वे लोग हवेली के करीब पहुंच रहे थे, इशिता की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब तुम ठीक हो? हाँ, बस मुझे ये जगह पसंद नहीं। करीब 10 मिनट चलने के बाद दोनों काली हवेली के सामने खड़े थे। वाकई में हवेली काफी आलीशान है। यह कहकर आरव ने अपने कैमरे से उसकी एक फोटो ली। मैं यहीं तक आऊंगी। क्या मतलब? अंदर मैं कभी नहीं गई। यह कहकर इशिता कुछ कदम पीछे हट गई। आरव मुस्कुराया। बस आधे घंटे की बात है, मैं यूं गया और यूं वापस आया। आरव हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। अजीब बात है, ताला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अगले ही पल
बिना किसी के छुए हवेली का विशाल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आरब ने हवेली के अंदर कदम रखे। हवेली के अंदर रखी हर चीज उसे जानी पहचानी लग रही थी। तभी अचानक पूरे गांव में तेज तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी अचानक पूरे गांव में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अरे ये आवाज तो काशिर मारू की है। गांव के सभी लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था। उसी समय रमेश का दोस्त रामू हड़बड़ाता हुआ उसके घर पहुंचा। रमेश, उठो। रमेश चौंक कर नींद से जागा। क्या हुआ रामू, इतनी रात में तुम यहाँ? काशिर मारू की आवाज गूंज रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। रामू, ऐसा कैसे हो सकता है? काशिर मारू यहाँ कैसे आ सकते हैं? वे तो सालों पहले ही सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वे जाग उठे हैं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाग चुके थे और सहमे हुए बैठे थे। वो आवाज सबके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा था मानो कोई लोहे की जंजीरों में बंधा इंसान गलियारे में चहलकदमी कर रहा हो, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी समय गांव के दो प्रेमी स्मिता और श्याम नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। श्याम, तुम हमारी शादी की बात अपने घर वालों से कब करने वाले हो? अरे तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं अपने पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। हमारी शादी होकर ही रहेगी। ठीक है, चलो श्याम, अब घर वापस चलते हैं। लगता है आंधी आने वाली है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। अरे हम अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और बैठो। ये सुनकर स्मिता फिर से उसके पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उन दोनों को ये आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चार शख्स हाथों में एक संदूक लिए मंत्र पढ़ते हुए उनकी ओर चले आ रहे थे। दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही चारों ठीक उनके पीछे खड़े। उन चारों की लाल चमकती आंखें लगातार उन दोनों को घूर रहे थे। इधर आरब को एक खूबसूरत घोड़े की मूर्ति दिखाई दी। जैसे ही उसने उस मूर्ति पर हाथ रखा, हवेली के सबसे नीचे से किसी भारी लोहे के दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाज आने लगी। यह मंजर देखकर इशिता चौंक पड़ी। न जाने उस दरवाजे से कौन निकला। उसे देखते ही इशिता चीख पड़ी। इशिता की चीख सुनकर आरब भागता हुआ हवेली से बाहर आया। इशिता भी भागकर उसके पास पहुंच गई। वहीं स्मिता और श्याम के सामने खड़े चार शख्स काशिर मारू थे। उनके हाथों में रखा संदूक खुल गया। ये किसकी चीख थी जी? काशिर मारू, काशिर मारू। ये चीख किसी अनहोनी की संकेत थी। आखिर कौन है काशिर मारू? क्या छिपा हुआ था काली हवेली के नीचे? और क्या संबंध है आरब का इन सब से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी।